नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले दिनों यानी 12 जुलाई को एक राजपत्र जारी किया है और उस राजपत्र में लिखा है कि 25 जून 1975 जिस दिन इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लगाया था उसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। देश भर में चर्चा इस बात को लेकर है कि यदि 25 जून 1975 को संविधान की हत्या कर दी गई तो तब से लेके आज तक देश किस कानून के तहत चल रहा है। क्या वाकई कानून संविधान की हत्या हो गई थी या अब जाके 49 साल बाद जाकर इस बात को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। क्या वाकई अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी कानून के तहत फैसले देते गए, जब संविधान ही नहीं है तो फैसले कैसे हो रहे हैं, देश कैसे चल रहा है, किस कानून के तहत चल रहा है। स्वयं नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री किस संविधान के तहत है। यदि वे ये मानते हैं कि संविधान की हत्या हो गई है तो फिर वह किस कानून के तहत देश के प्रधानमंत्री हैं। बस इसी सवाल का जवाब लेने के लिए आज मैं आया हूं देश के बड़े पत्रकार पीयूष बबेले जी के पास। हम समझते हैं कि आखिर ये जो भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बना रही है कि 25 जून 1975 को भारत के संविधान की हत्या कर दी गई थी, क्या वास्तव में भारत के संविधान की हत्या हुई थी। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब लगभग 50 साल पूरे होने को आ गए हैं और अब उस मुद्दे को बनाया जा रहा है कि अब संविधान में की हत्या दिवस, अब हत्या हुई नहीं हुई अलग बात है, लेकिन आपातकाल के दौरान जितने लोग जेल गए, चाहे वो 1 घंटे के लिए भी जेल गए, उनकी जरूर रोजी रोटी शुरू हो गई। 30,000 रुपये महीने उनको मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं, उनको पेंशन शुरू हो चुकी है पूरी तरह से, मतलब, और सरकारी खजाने से उनकी मदद हो रही है। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को कि इतने साल बाद जाकर इस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में उनको घोषित करना पड़ा। दो बातें साफ समझने की ज़रूरत है। पहला पार्ट ये, हम इस पर चर्चा करेंगे कि संविधान हत्या जैसी कोई चीज़ हुई या नहीं हुई। दूसरी हम ये चर्चा करेंगे जिस पर कम चर्चा हुई है देश में, कि 25 जून 1975 को अगर सब कुछ अच्छा था, देश में सब कुछ शांति थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास 352 लोकसभा की सीटें थीं, जनसंघ के पास सिर्फ 22 सीटें थीं, तो कुछ तो ऐसी परिस्थिति रही होगी जिसमें उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की थी। उनकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी में क्या हुआ इसकी चर्चा तो हिंदुस्तान में बहुत होती है, इमरजेंसी के पहले क्या हुआ इसकी चर्चा नहीं होती है। अब मैं पहली बात पर आता हूँ कि आपातकाल भारतीय संविधान के अंदर जैसे तमाम धाराएं हैं, तमाम अनुच्छेद हैं, वैसे ही आपातकाल लगाने का प्रावधान स्पष्ट रूप से संविधान में है। दूसरी चीज़ उसके अंदर है जो बताया गया है, परिस्थितियाँ बताई गई हैं। एक परिस्थिति जो ये है कि हमारी जो सीमाएं हैं, सरहदें हैं, उन पर कोई संकट आ जाता है, कोई विदेश आक्रमण हो जाता है, माने देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है, तो सरकार आपातकाल लगा सकती है। दूसरी स्थिति ये होती है कि कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं बहुत बड़ी आ जाती हैं, उनमें भी आपातकाल लगाने का प्रावधान है। और तीसरी ये है कि कभी देश के अंदर बड़े पैमाने पर अशांति अगर फैला दी जाए, तब भी हमारा संविधान देश की सरकार को आपातकाल लगाने की अनुमति देता है। और इतनी ही बात नहीं है, जब संविधान सभा में आपातकाल का क्लॉज आया, उसके लिए विमर्श के लिए आया, संविधान जब बन रहा था तब की बात मैं कह रहा हूँ, तो जाहिर है कि संविधान सभा में कांग्रेस का ही बहुमत था। कांग्रेस के ही कुछ सदस्यों ने यह सवाल किया कि हम अपनी सरकार को आपातकाल का अधिकार क्यों दे रहे हैं, आपातकाल का अधिकार नहीं देना चाहिए। तब कांग्रेस के सदस्य जो नहीं थे, गैर कांग्रेस सदस्य और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग इस संवैधानिक क्लॉज के महत्व को समझिए। ऐसी परिस्थितियां आने वाले समय में सरकारों के सामने आ सकती हैं जब उन्हें आपातकाल लगाना पड़ सकता है, तो इसलिए हम ये आपातकाल का क्लॉज इसमें रख रहे हैं। और दुनिया के तमाम लोकतंत्र, जो प्रतिष्ठित लोकतंत्र हैं, वहाँ इस तरह का प्रावधान है, तो वही प्रावधान लगाया गया। तो इंदिरा गांधी ने अगर 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर की तो संविधान के एक जो धारा है उसका इस्तेमाल किया, ना कि संविधान की हत्या की। अब ये अजीब फ्रस्ट्रेशन है कि जिस संविधान की शपथ लेकर सारे सांसद संसद में बैठे हुए हैं, जिसके पांव छू के, जिसके ऊपर सिर रख के मोदी जी नवा के अभी आगे आए हैं और संसद में पहुंचे हैं,
यही नरेंद्र मोदी हैं जिनने अभी 2 साल पहले संविधान दिवस मनाना शुरू किया और इन्होंने ही अब संविधान हत्या दिवस मनाना शुरू कर दिया है। तो ये बताता है कि इन्हें संवैधानिक प्रक्रियाओं की कोई जानकारी नहीं है। ये अपनी विम्स एंड फैंसीज को, जो कि एक आरएसएस का तरीका रहा है कि अफवाहें फैलाओ, अफवाहों को सत्य बना दो, उससे समाज को बांटो, तो जो बातें बिल्कुल बचकाने लोगों के बीच में होती थीं, उन बातों को इन्होंने राजपत्र पर जारी करके भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का बहुत ज़बरदस्त अपमान किया है और ये शो किया है कि जो प्रधानमंत्री बैठा है गद्दी पर उसे संविधान की ABCD नहीं पता है। क्या ये सवाल नहीं पूछा जा सकता इस सरकार से कि यदि 49 साल पहले संविधान की हत्या हो गई है तो ये देश चल कैसे रहा है? तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस संविधान के तहत चुन के आए हैं? वो 10 साल से प्रधानमंत्री किस कानून के तहत हैं? जब संविधान की हत्या ही हो चुकी है तो फिर देश चल कैसे रहा है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सवाल भी इनसे पूछा जा सकता है और सवाल पूछने से ज़्यादा इन्हें बताने की ज़रूरत है कि आप अपने आइवरी टावर से बाहर निकल के आइए, आप अपनी गुफा जो आपने विचारों की बना ली है उससे बाहर आइए। असल बात यह है कि आप भारत के संविधान पर जो हमला करना चाहते थे, आप आरक्षण पर जो चोट करना चाहते थे, आप आरएसएस की विचारधारा से, संविधान से जो दूर जाना चाहते थे, उस बात को विपक्ष ने पकड़ लिया। लोकसभा चुनाव में संविधान पर हमला भाजपा करेगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता ने संविधान के मुद्दे पर इनके घमंड को चूर चूर कर दिया और धूल में मिला दिया। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में इन्हें अचानक एक दिन याद आता है, मैं इसलिए अचानक कह रहा हूँ कि 25 जून को गुजरे अभी 1 महीना और 11 दिन हुए। अगर ये सुविचारित होता, संविधान शास्त्रियों से सम्मत लेके ऐसी कोई बात कर रहे होते, तो इन्हें तो 10 जून को ये बात कहनी थी ताकि 25 जून को ये मना सकते। अब जब वो 1 साल और 9 दिन बाद अगला 25 जून आना है, तब अचानक आप जागते हो और संविधान हत्या दिवस जैसी बात कर देते हो। ये बहुत ही दिमागी दिवालियेपन की निशानी है, क्योंकि ये शब्दावली, संविधान हत्या और संविधान से बनी हुई सरकार, संविधान से चल रही संसद, संविधान के तहत हुए चुनाव और संविधान के क्लॉज को, ये असल में इनकी आदत पड़ गई है कई चीज़ों से। जैसे धारा 370 को लेकर हमेशा कहते थे वो भारत के संविधान के खिलाफ थी, वो देश के खिलाफ थी। अरे भारत के संविधान के अंदर अगर कोई धारा है तो भारत के खिलाफ कैसे हो सकती है? क्योंकि वो तो भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों ने बैठ के बनाई है। तो इनकी आदत पड़ गई है कि जो भी बात इनको कंफर्टेबल नहीं लग रही है, इनकी नीतियों को सूट नहीं कर रही है, उसे देश विरोधी कह दो और अब उसे संविधान विरोधी ये कहने लगे हैं। तो ये आईना देखें, वरना पूरी दुनिया में इनकी जग हंसाई होगी। 12 जुलाई को भारत सरकार ने एक राजपत्र जारी किया है, नोटिफिकेशन किया है कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है, संवैधानिक रूप से गलत है और ये व्यवहारिक रूप से गलत है। तो क्या इस राजपत्र को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देशित कर सकता है? क्या आप ये नहीं निकाल सकते, हाँ ये कह सकते हो कि प्रजातंत्र पर हमला हुआ, आपके अधिकारों का हनन हुआ, अधिकार हनन दिवस मना सकते हो आप, लेकिन संविधान हत्या जो शब्द है ना, ये हिला के रख देता है हर उस भारतीय को जो संविधान के प्रति सम्मान रखता है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट, मैं वही संविधान विशेषज्ञ या उस तरह से कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका की क्या आवश्यकता है? ये तो इतना बड़ा मुद्दा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। स्वतः संज्ञान लेकर, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय को भी जो अधिकार प्राप्त हैं वो संविधान से ही प्राप्त हैं, किसी को किसी घर से या बाप दादे से तो अधिकार मिले नहीं हैं। तो अगर यहाँ संविधान नहीं है और उसकी हत्या हो चुकी है और उसकी लाश पड़ी हुई है, तो क्या यहाँ शव साधना चल रही है? क्या आप किसी शव की शपथ लेकर ये सब काम कर रहे हैं? ये सिर्फ छोटी बात नहीं है। 3.5 साल लगे थे हिंदुस्तान का संविधान बनने में, और संविधान कोई छोटे मोटे लोगों ने नहीं बनाया था, सिर्फ चुनाव लड़के आए नेताओं ने नहीं बनाया था। उन लोगों ने बनाया था जिन्होंने अपने घर बार, परिवार, जमीन, जायदाद सब कुर्बान किया था आज़ादी की लड़ाई में। ये वो लोग थे जो जिनके परिवार के लोग फांसियों पर चढ़ गए, जो 10-10 साल तक जेल में रहे। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, और उसके पीछे मैं तो और पीछे जाऊंगा कि लक्ष्मीबाई अगर शहीद होती हैं, अगर भगत सिंह शहीद होते हैं, उन तमाम शहीदों की स्मृति उसमें शामिल है, उनकी भावना शामिल है। तो भारत के सबसे महान संग्राम के बाद उसके महानतम सेनानियों ने जो संविधान बनाया, उस संविधान की हत्या की बात करना भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत ही गिरी हुई बात है। आप कह रहे हैं कि इंदिरा जी ने जो फैसला लिया वो संविधान के अंतर्गत लिया, तो फिर क्या कारण है कि कांग्रेस को माफ़ी मांगनी पड़ी इसके लिए? यदि उनने सही किया था तो कांग्रेस ने माफ़ी मांगकर एक तरह से अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था। अब मैं
थोड़ा सा इस आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है, और जो मैंने शुरू में कहा था कि हम पहले की बातों पे जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं वो भाषण सुन रहा था जो 25 जून 1975 को आकाशवाणी से प्रसारित हुआ और जिसमें इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। पहला शब्द इंदिरा जी बोलती हैं कि अभी राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल की घोषणा की है, आपको आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। आगे वो कुछ परिस्थितियां बहुत गिनाती हैं। उसमें पहली बात वो कहती हैं कि हमारे एक केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या की गई बम मार के। तो आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति समझिए देश में कि एक कैबिनेट मिनिस्टर की हत्या कर दी जाती है। दूसरा उदाहरण वो देती हैं कि अभी कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तीसरी बात वो ये कहती हैं कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने सेना और पुलिस से बगावत कर देने का आह्वान किया है। चौथी बात वो ये कहती हैं, खासकर बिहार और गुजरात में जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें चुने हुए विधायकों को जबरदस्ती पकड़कर भीड़ से घेराव करके उन्हें बंधक बना के उनसे इस्तीफे लिखाए जा रहे हैं जबरन, ताकि चुनी हुई राज्य की सरकारें गिर जाएं। एक उदाहरण वो गुजरात का देती हैं कि गुजरात में कांग्रेस के कोई नेता को हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। वहाँ एक लड़कों की टोली पहुँच जाती है और उन्हें उठा के लगभग खिड़की से बाहर फेंकने लगती है। और पूरे देश में बड़े पैमाने पर हड़तालें, संपूर्ण अराजकता, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान। तो जो देश में गृह युद्ध की स्थितियां होती हैं, आंतरिक अशांति की स्थितियां होती हैं कि चुनी हुई सरकार को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए और शांतिपूर्ण नहीं, सशस्त्र माध्यमों से उसका तख्ता पलट करने की कोशिश की जाए, वो हालात उस समय पैदा कर दिए गए थे। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल के प्रावधान, जिसकी जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि जब देश के अंदर ऐसी आपातकाल की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो आपका उसको प्रयोग करना चाहिए, इसलिए प्रयोग किया। अब हम आपके प्रश्न पे आते हैं कि माफ़ी क्यों मांगी। जब आपातकाल लग गया उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई। जिस चीज़ ने आज विपक्ष मीसाबंदी के रूप में पेंशन ले सकता है, बड़ी वाहवाही कर सकता है, अपने बारे में झूठी सच्ची कहानियाँ पेश करा सकता है, मोदी जी फ्रेंच कट दाढ़ी में और या सरदार के भेष में अपनी फ़ोटो जारी कर सकते हैं, लेकिन जनता को इन चीज़ों से तकलीफ नहीं हुई थी जितना मैंने बुजुर्गों से सुना है। सबसे बड़ा मुद्दा नसबंदी का आया था, जिसको लेके गांव-गांव तक बात चली गई थी। और जैसे हम आज देखते हैं कि अगर आप ट्रैफिक पुलिस को ऊपर से आदेश दे दिया जाए कि आपको इतने टारगेट दे दिया जाता है कि आपको इतने चालान काटने हैं, तो आप देखो कार वाले का हेलमेट का चालान भी कट जाता है, क्योंकि उसे अपना टारगेट पूरा करना है। संभवतः उस समय भी निश्चित तौर पे जनसंख्या की बहुत बड़ी समस्या तब भी थी, आज भी मानी जाती है। आज भी नसबंदी अगर कोई पुरुष कराता है, कोई महिला कराती है, तो सरकार उसे इंसेंटिव देती है, 2-2.5 हज़ार रुपये उसे पैसे दिए जाते हैं। उस समय भी दिए जा रहे थे, लेकिन वो बात आगे चली गई। और कुछ जगहों पर जाहिर है कि भारत के लोगों को एक आज़ादी की आदत थी और आज़ादी हमारा अधिकार है, उसमें बंधन पड़े तो उसके लिए। और मैं यहाँ जोड़ दूँ कि इंदिरा गांधी ने जिस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर की थी उसी दिन कहा था कि हम इसे हमेशा के लिए नहीं, इसे हटाएंगे। उन्होंने कहा था कि जनता को कुछ परेशानियां होंगी, हम ये मन से नहीं करना चाहते, हम इसकी बहुत नहीं चाहते, उससे बहुत तकलीफ हमें भी हो रही है, ये अपरिहार्य है। तो डिक्लेयर करते समय ही संकेत दिए थे कि मैं कोई मन से काम नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो एक ऐसी कठोर कार्रवाई उन्हें करनी पड़ी। और जो जनता से जुड़े हुए लोग होते हैं वो तो अपनी जाने अनजाने की भूल के लिए भी माफ़ी मांग लेते हैं। आप तो स्वयं जैन हैं, जैन धर्म में तो क्षमा का पर्व होता है, लोग माफ़ियाँ मांगते हैं। तो भारत में ये परंपरा है, जो व्यक्ति सच्चे मन का होगा, सच्चे हृदय से काम करेगा। और इससे बड़ी माफ़ी क्या हो सकती है, मैं कहूँ इंदिरा गांधी की। क्या आपने दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण सुना कि कोई तानाशाही लागू कर दे और उसके बाद वो 18 महीने बाद स्वयं सामने आए और राष्ट्रपति से कहे कि आप संसद को भंग कर दीजिए और चुनाव डिक्लेयर कर दीजिए, और चुनाव डिक्लेयर करने से पहले वो विपक्ष के सभी नेताओं को रिहा कर दे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करे, उस चुनाव में हार जाए, हारने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंप दे। तो इंदिरा जी जेल भी गई थी, वो भी जेल गई। तो ये सब चीज़ें क्या वो तानाशाह हो सकती हैं? इसका मतलब है कि आज वो समय आ गया है, मोदी जी की इस नादानी के कारण जो उन्होंने ये घोषित किया है संविधान हत्या दिवस, कि उन बातों की चर्चा भी की जाए जो सन 70 से 75 के बीच में हुई थी। वो क्या जातियां देश में हो रही थी, कौन सी ताकतें उसके पीछे थीं। और मैं कोट कर सकता हूँ, इंदिरा जी ने जो भाषण दिए हैं पार्लियामेंट में जुलाई 1975 में, मतलब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब आज की पीढ़ी के सामने इमरजेंसी शब्द आता है तो लगता है सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन 25 जून को
इमरजेंसी लगने के बाद जुलाई में संसद लगी हुई है, संसद में विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं। इसका मतलब जो नेता हिंसक कार्रवाइयों में शामिल नहीं थे वो बाहर थे और वहाँ बैठ के सरकार की आलोचना करने की उन्हें छूट थी। और वहाँ इंदिरा गांधी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने आरएसएस को इसके लिए सबसे बड़ा कल्प्रिट बताया और विस्तार से उन्होंने गोलवलकर के बारे में, संविधान को लेकर आरएसएस की भावना के बारे में, इनकी जो शाखा में और उसमें जो ड्रिल होती है, जो डंडा अंडा लेके चलना होता है, उसके बारे में, इनका मुसलमानों और ईसाइयों के दोयम दर्जे का नागरिक बना देने की प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से बात की। और साथ में ये कहा कि हमारा जो निर्वाचित और जेन्युइन अपोजिशन था उसने एक ज़बरदस्त गठबंधन आरएसएस के साथ कर लिया है जो एक फासिस्ट ताकत है। और एक इंटरव्यू में इमरजेंसी के दौरान अमेरिकन पत्रकार से बात हो रही है इंदिरा जी की, और वो उनसे पूछता है कि क्या ये तानाशाही बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा निश्चित तौर पे ये खराब चीज़ है इमरजेंसी, लेकिन भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक दिन वो दिन होगा जिस दिन आरएसएस से जुड़ी हुई कोई ताकत, कोई संगठन या कोई पार्टी भारत की सरकार बना लेगी। उस दिन भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे कठिन समय होगा। जो बात उन्होंने 50 साल पहले कही थी उस समय हम आज जी रहे हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है। आज हम देखते हैं कि चुन चुन के विपक्ष के वे सारे नेता जो इनके लिए खतरा हो सकते हैं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई तब तक ही चलती है जब तक कि वो भाजपा में शामिल नहीं हो जाते हैं। आज हमने देखा कि किस तरह से कश्मीर जैसा राज्य, उसको बिना बताए उसका राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया जाता है। आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला सुनाता है कि दिल्ली की सरकार को वहाँ की सरकार चलाने का अधिकार है, वो एलजी के हाथ की कठपुतली नहीं है, तो हमारी केंद्र की सरकार एक झटके में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके ऑर्डिनेंस ले आती है। आज हमने देखा कि जब आईपीसी बदली जा रही थी, जिसके तहत पूरे भारत के तमाम अपराधों में सजा दी जाती है, पर एक तरह से भारत की सारी न्याय प्रणाली की बुनियाद में जब बदलाव करना था, उस दिन नरेंद्र मोदी ने 174 विपक्ष के सांसदों को सदन से निकाल दिया और बिना किसी चर्चा के वहाँ पर इतना बड़ा बदलाव भारत की न्याय संहिता में कर डाला। तो ये इमरजेंसी और तानाशाही सिर्फ इस बात की मोहताज नहीं है कि उसके ऊपर इमरजेंसी का आप टैग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अगर आपने जनता के अधिकारों को छीन लिया है तो आप तानाशाह हैं। और मोदी जी तो इस बात की सबसे बड़ा है, उनकी तो रैंकिंग आती है कि भारत के मीडिया की वर्ल्ड रैंकिंग कहाँ हो गई है, पावर्टी में हम कहाँ आ गए हैं, कोरोना में हमारे यहाँ कितने लोग मर गए हैं, भ्रष्टाचार में हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो डेमोक्रेसी के सारे पैरामीटर्स को इन्होंने धूल दूसरित कर दिया है। ये संविधान पर असली हमला है, ये संविधान पर असली तानाशाही है, और इस तानाशाही पर कोई सवाल ना उठा सके इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और 50 साल पीछे के अतीत में जाकर उन लौह महिला इंदिरा गांधी पर हमला कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ ये सब चीज़ें हो क्यों रही थी? आप पूरा दौर याद करिए। इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसका मतलब है वैश्व, और उस समय अमेरिका खुल के पाकिस्तान के साथ था, तो माने वैश्विक शक्तियों से भी मुकाबला कर रही है हिंदुस्तान के लिए। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने देश के पूंजीपतियों से सीधा लोहा ले लिया। इंदिरा गांधी ने राजाओं के प्रीवी पर्स खत्म कर दिए। इसका मतलब है कि उन्होंने जो पूरा फ्यूडल इंडिया था उससे भी मुकाबला ले लिया। 1967 में नाथुला और चोला में भारत और चीन का दूसरा युद्ध होता है, जिस युद्ध में भारत की सेना चीन के 400 सैनिकों को मार देती है। उसके सारे जो वहाँ बेस बनाए गए थे, टेंट, तंबू, चौकियाँ, सब उखाड़ के फेंक देती है और चीन को दूसरे भारत चीन युद्ध में हरा देती है। उसके बाद से चीन की कभी हिम्मत नहीं पड़ी। अब जाके 2020 में मोदी जी के ज़माने में चीन ने हमला किया और हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। वो इंदिरा गांधी जो 1975 में सिक्किम का भारत में विलय करा देती हैं। तो ये जो सारे काम इंदिरा गांधी कर रही थी और सत्ता के दरवाजे गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए खोल रही थी, उन सब से ये सारी शक्तियाँ, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका हो, चाहे भारत के अंदर के पूंजीपति हों, चाहे पुराने राजे रजवाड़े हों, इन सब ने पुराने गांधीवादियों को मुखट्टा बनाया, आरएसएस के पूरे एपरेटस को इस्तेमाल किया और चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए गृह युद्ध की स्थितियां उत्पन्न की। आप देखिए पीयूष जी, बेशक आप कितने भी तर्क दें, लेकिन ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने उस समय होश संभाल लिया था कि इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था, वो सिर्फ और सिर्फ चूँकि वो
कोर्ट से हार गई थी, वो वोट से हार गई थी और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगाया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने कहा कि कोर्ट से हार गई थी। एक पत्र बाला साहब देवरस, वहीं पे आ रहा हूं मैं, वहीं आ रहा हूं मैं वहीं आ रहा हूं। आप जो कह रहे हो मैं उसी पे आ रहा हूं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना ने आपातकाल का समर्थन किया था? जिस तरह की चर्चा इस समय चल रही है, इसका असली तथ्य क्या है और तथ्यात्मक जानकारी क्या है, ये मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूं आपके जरिए। पहले मैं उस बात को क्लियर कर लूं, सुप्रीम कोर्ट वाली की, क्योंकि कोर्ट से हार गई थी। ये बहुत हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने उस फैसले को पलट दिया था और कहा था कि इंदिरा गांधी अपने पद पर बनी रह सकती हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी धारणा में 50 साल से बैठाई गई है। बाला साहब देवरस उसमें लिख रहे हैं बाकायदा पत्र, इसके लिए अभिनंदन करते हैं इंदिरा गांधी का कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। आगे वो बार बार पूरा लंबा पत्र इसमें लिखते हैं कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से आरएसएस का कोई संबंध नहीं है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग तो गैर राजनीतिक संगठन हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो आरएसएस का ऑफिशियल स्टैंड तो यही था कि उसने आरएसएस की इमरजेंसी के दौरान कोई विरोध नहीं किया था, एक तरह से उसका समर्थन किया। ये तो संघ पे प्रतिबंध लगा रहा। लेकिन उसी भाषण का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, जुलाई 1975 में जो भाषण इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में दिया था, उसी के जवाब में नवंबर 1975 में बाला साहब देवरस ने ये पत्र लिखा था और उसमें इंदिरा गांधी ने स्पष्ट किया। और इंदिरा गांधी से पहले जब पहला प्रतिबंध लगा था आरएसएस के ऊपर, वो गांधी जी की हत्या के बाद लगा था। अगर उस समय के आप गोलवलकर के पत्र और इस समय के बाला साहब देवरस के पत्र, इस समय के इंदिरा गांधी के जवाब और उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल के जवाब मिलाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सरकार कह रही थी कि तुम गुप्त रूप से, अंडरग्राउंड तरीके से संविधान को, माने देश के खिलाफ काम कर रहे हो, और तुम जो ऊपर से ये मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हो, इनका कोई मतलब नहीं है। यही सरदार पटेल ने कहा था और यही इंदिरा गांधी ने कहा था, और सच्चाई हम और आप आज तक यही जानते हैं। क्योंकि आरएसएस ने तो भारत छोड़ो आंदोलन का भी समर्थन नहीं किया था, उसका विरोध किया था, और वो कहते हैं हम तो उसमें बहुत बड़े शामिल थे। तो आरएसएस चूंकि ऑफिशियली कुछ कहता ही नहीं है, तो उसको तो हमें अपने विवेक से और तथ्यों से ही पहचानना पड़ता है। लेकिन ऑफिशियल स्टैंड तो यही है कि उन्होंने कहा था कि हम इमरजेंसी के खिलाफ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने पीयूष बघेले जी, जिन्होंने बड़ी विस्तार से आज, और ये जो इंटरव्यू है ये आज के लोगों के लिए, नौजवान पीढ़ी के लिए एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से बहुत बड़ी शिक्षा है, और उनके पास बहुत बड़ा रेफरेंस मटेरियल है। आप यदि इसको सुनेंगे, समझेंगे कि क्या क्या हालात थे 1975 में। लेकिन एक बड़ी बात अभी पीयूष जी ने कही है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेकर भारत सरकार के इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करना चाहिए, जिसमें यह कहा गया है कि 25 जून 1975 को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया, सही किया गलत किया उस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक संविधान की हत्या बात कहना, ये निश्चित तौर पे ये पूरे संविधान का अपमान है। इस पर निश्चित तौर पे भारत के 140 करोड़ लोगों को चिंतन करना चाहिए कि क्या संविधान की हत्या हुई थी, और यदि हत्या हुई थी तो 50 साल से देश क्या बगैर संविधान के चल रहा है। इन तमाम सारे मुद्दों पर निश्चित तौर पर एक सार्थक डिबेट होना चाहिए और तय होना चाहिए कि क्या 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाए या लोकतंत्र में जो अधिकार छिने थे वो दिवस मनाया जाए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।